दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कल जहाँ फिनिश किया था हमने उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। कल अपन यहाँ तक कर लिया था, ये विजडम एंड लव तक। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज करने से आगे मैं पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखो, आपके जो भी साथ के कलीग्स हैं, सहपाठी हैं, जो भी हैं बच्चे जिनको जो लिटरेचर के हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के लेक्चर डालता हूँ, तो उनको भी बताएं ताकि वो भी इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को स्प्रेड करें इन लेक्चर्स को, ताकि वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें जब तक क्लासेज स्टार्ट नहीं होती हैं आप लोग की, ऑफलाइन एटलीस्ट। और बाद में भी जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप इन ऑनलाइन लेक्चर्स को देख के बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये लेक्चर्स तो ऑलवेज रहेंगे यूट्यूब पर मेरे, तो आप इसलिए आप जितने ज़्यादा बच्चों को हो सके उतने बच्चों को मतलब स्प्रेड करें, इनको बताएं उनको कि मैं लेक्चर्स बनाता हूँ इस तरह के आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो वो इससे मतलब बेनिफिट हो पाएंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको ईजी होगा। ऑफलाइन डेफिनेटली क्लासेस लगेंगी आप लोग की, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर है 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऑफलाइन तो आप पढ़ोगे पर साथ में आप ऑफलाइन के साथ में इन लेक्चर्स का हेल्प से आप रिविजन भी कर पाओगे घर पे, तो आप दूसरे बच्चों को भी इन लेक्चर्स के बारे में बताएं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। हाँ, ओके। वाइल I was still busy doing service to children, I do not know what possessed me all of a sudden। अब वो बता रहा है कि मैं अपनी बच्चों के प्रति अपनी सर्विस कंटिन्यू कर रखा था, मतलब मैं कर रहा था, जारी रख रखी थी मैं अपनी सर्विस, सेवा देना बच्चों को। कौन सी सेवा देते थे बच्चों को? पढ़ाने की, है ना, ज्ञान देते थे। तो दैट सर्विस वॉज कंटिन्यूड, वो चल रही थी। ठीक है, तभी क्या हुआ, आई डू नॉट नो व्हाट पजेस्ड मी ऑल ऑफ अ सडन, कि तभी मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, पर अचानक ही कोई चीज ने मुझे पजेस कर लिया, मतलब मेरे पे कंट्रोल कर लिया। ये शब्द तो इस तरह का जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ जाते हैं ना कि बॉडी पे कंट्रोल कर लिया, एक्चुअली वो नहीं है। बट हाँ, आई डू नॉट नो व्हाट पजेस्ड मी ऑल ऑफ अ सडन, मुझे नहीं पता अचानक मेरे अंदर क्या हुआ, कौन सी चीज ने मुझे जकड़ लिया। बट फ्रॉम सम फार अवे स्काई केम टू मी अ कॉल ऑफ पिलग्रिमेज रिमाइंडिंग मी दैट वी ऑल आर बॉर्न पिलग्रिम्स। परंतु वो बोल रहा है कि सम फार अवे स्काई, कि कहीं दूर आसमान से, केम टू मी, मेरे पास आई, क्या आई? अ कॉल ऑफ पिलग्रिमेज रिमाइंडिंग मी दैट वी ऑल आर बॉर्न पिलग्रिम्स, कि मेरे पास मतलब एक तरह से एक आवाज आई, एक संदेश आया मेरे पास में कि मुझे एक धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। पिलग्रिमेज, कॉल ऑफ पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक यात्राओं के लिए बुलावा आया। रिमाइंडिंग मी, मुझे यह याद दिलाते हुए दैट वी ऑल आर बॉर्न पिलग्रिम्स, कि हम सब तो क्या बोलते हैं, तीर्थयात्री ही हैं। हम सब जितने भी जमीन पे, इस अर्थ पे जो लोग हैं, हम सब कौन है? तीर्थयात्री हैं। इसलिए मुझे उस आवाज ने, उस संदेश ने मुझे याद दिलाया कि हम सब तीर्थयात्री हैं और मुझे एक तीर्थयात्रा पे जाना चाहिए। कौन सी तीर्थयात्रा पे? पिलग्रिम्स ऑफ द ग्रीन अर्थ हैं। हम कौन है? हम इस हरी भरी जमीन के तीर्थयात्री हैं। मतलब ये जो पूरी अर्थ है ना, ये अर्थ क्या है? ये एक धार्मिक स्थल है और हम इसके तीर्थयात्री हैं, समझे? इसलिए ये बात मुझे याद दिलाई, एक अंदरूनी आवाज ने, एक कहीं से दूर से एक आवाज आई मेरे अंदर और उसने मुझे याद दिलाया कि हम सब तीर्थयात्री हैं। और हम तीर्थयात्री किसके हैं? हम इस अर्थ के हैं। तो अ वॉइस क्वेश्चन मी, तो एक आवाज ने मुझसे सवाल पूछा, हैव यू बीन टू द सेक्रेड श्राइन वेयर डिविनिटी रिवील्स इटसेल्फ इन द थॉट्स एंड ड्रीम्स एंड डीड्स ऑफ मैन। तो एक आवाज आई, वॉइस क्वेश्चन में, उस आवाज ने मुझसे सवाल क्या पूछा कि हैव यू बीन टू द सेक्रेड श्राइन वेयर डिविनिटी रिवील्स इटसेल्फ, क्या तुम उस पवित्र श्राइन, पवित्र धार्मिक स्थल पर गए हो, वेयर डिविनिटी रिवील्स इटसेल्फ, जहां पर दिव्य आत्मा या दिव्य शक्ति खुद को रिवील करती है, खुद को उजागर करती है, इन द थॉट्स एंड ड्रीम्स एंड डीड्स ऑफ मैन। और किस रूप में उजागर करती है खुद को? इंसान के सपनों, इंसान के विचारों और इंसान के कर्मों के रूप में। मतलब क्या तुम उस जगह गए हो? उस आवाज ने मुझसे सवाल पूछा, क्या तुम उस जगह पर गए हो जहां पर वो धार्मिक शक्ति खुद को उजागर करती, शाम खुद को सामने लाती है? किस रूप में लाती है? लोगों के विचारों के रूप में, लोगों के सपनों के रूप में, लोगों के कार्यों के रूप में। क्या तुम उस जगह गए हो? आई थॉट पॉसिबली इट वॉज इन यूरोप, तो मैंने सोचा शायद संभवतः वो जगह यूरोप में होगी। वेयर आई मस्ट सीक इट, जहां पर मुझे ढूंढना चाहिए उस दिव्य चीज को, मतलब उस आत्मा को, उन विचारों को, उन सपनों को, है ना। एंड नो फुल मीनिंग ऑफ माई बर्थ एज ए ह्यूमन बींग, और मुझे एक्चुअली यूरोप में जाना चाहिए। और सही बताएं तो मुझे मेरे पैदा होने का सही अर्थ वहीं पता चलेगा कि मैं इस जमीन पे क्यों आया हूँ, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में क्यों आया हूँ मैं। मुझे मेरे पैदा होने का, नो फुल मीनिंग ऑफ माई बर्थ, मेरे पैदा होने का सच्चा अर्थ मुझे कहाँ पता चलेगा, मतलब एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में मेरे पैदा होने का मुझे सच्चा अर्थ कहाँ पता चलेगा? उस संसार, मतलब इस वो यूरोप में पता चलेगा कि मैं संसार में क्यों आया हूँ। एंड सो फॉर द सेकंड टाइम आई केम टू दिस कॉन्टिनेंट, और इसी वजह से मैं दूसरी बार इस कॉन्टिनेंट पर आया हूँ। पहली बार कब आया था? जब 17 साल का था, अपने भाई के साथ में पढ़ने के लिए, है ना, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इंग्लिश की शिक्षा।
उस वक्त आया था। और दूसरी बार कब आया? अब आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि एक आवाज ने मुझे बुलावा दिया कि तुम एक तीर्थयात्री हो इस अर्थ पर, और तुम्हें मतलब जानना है कि तुम्हारा मतलब रोल क्या है इस अर्थ पे, तुम क्यों आए हो इस जमीन पर, इस वर्ल्ड में। तो अगर तुम्हें अपने ह्यूमन बीइंग होने का मतलब समझना है, तुम्हें मानव होने का मतलब समझना है, तो उसने आइडिया लगाया कि वो मुझे कहाँ समझ में आएगा? वो समझ में आएगा मुझे यूरोप में। तो मैं यूरोप आ गया हूँ। बट मीन वाइल आई हैड ग्रोन अप एंड लर्न मच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैन। पर इसी दौरान, इस यूरोप में आने से पहले, पिछली बार आया था उसके बाद में, और अब आया हूँ इससे पहले, जो बीच का जो समय था, इस समय में मीन वाइल मतलब इस दौरान, यानी पिछली बार आया और अब आया हूँ उसके बीच के दौरान, आई हैड ग्रोन अप, मैं बड़ा हो चुका हूँ, एंड लर्न मच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैन, और इंसान की काफी इतिहास, मतलब इंसान का जो इतिहास है ना, वो काफी हद तक मुझे याद है, मतलब पता है मुझे। हिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है, इंसान की हिस्ट्री काफी हद तक पढ़ ली है। I had shied with the great poet Wordsworth, who became sad when he saw what man had done to man. मैंने आहें भरी है, ग्रेट पोइट वर्ड्सवर्थ, यानी जो महान कवि वर्ड्सवर्थ है, उनके साथ मैंने आहें भरी है। आहें भरने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैंने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है और उनके विचारों से मैं सहमत हूँ, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है कि मैंने आहें भरी है वर्ड्सवर्थ के साथ में। यानी कि वर्ड्सवर्थ तो अलग समय पे थे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर अलग समय पे थे, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। कि यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ ये निकल रहा है कि मैंने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, उनके कार्यों को, उनकी पोएम्स को पढ़ा है, और उनकी पोइट्री से मैं सहमत हूँ, उनके विचारों से मैं सहमत हूँ। कौन से विचार? वो कहते थे कि हु बिकेम सैड, वो हमेशा उदास हो जाते थे, व्हेन ही सॉ, जब वो देखते थे, क्या देखते थे? व्हाट मैन हैड डन टू मैन, कि इंसान ने इंसान के साथ में क्या कर दिया है, इंसान ने इंसान के साथ में क्या कर दिया है। जो इंसान काम कर, मतलब बुरा कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, एक लालच के रूप में आके एक तरह से एक दूसरे इंसान के साथ में बुरा कर रहा है, तो वो इस बात से अक्सर उदास हो जाते थे सोचकर कि इंसान ने इंसान के साथ में क्या कर दिया। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे राइटर बोल रहे हैं कि वी टू हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ मैन, कि हम भी भुगते हैं, हमने भी सफर किया है, हमने भी परेशान हुए हैं। किससे? एट द हैंड्स ऑफ मैन, दूसरे इंसानों के हाथों। नॉट टाइगर्स एंड स्नेक्स, हम कोई जानवर या मतलब कोई बाघ या कोई सांपों के द्वारा सताए हुए नहीं है, हम दूसरे इंसानों के द्वारा ही सताए हुए हैं। आप ये देख लो, इंसानी संसार में परेशानी इंसानों से है, हर चीज में। चाहे आप कंपटीशन देख लो, है ना, चाहे आप, उसके पास में इतना धन है, मेरे पास में इतना नहीं है, वो तो भाई 10 बंगलों का मालिक हो, मेरे पास तो एक भी नहीं है, उसके पास जॉब है, मेरे पास नहीं है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से ईर्ष्या करता है, कंपटीशन की भावना में रहता है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। मेरे पास 50,000 की जॉब है, अच्छी बात है, अच्छी है, पर जब देखा पड़ोसी के पास में 1 लाख की जॉब है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सडनली ये फीलिंग आ जाती है, मतलब हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आता है तो इंसान खुश भी नहीं होता, मतलब। और देखो, ये तो सिर्फ भावना वाली बात हो गई। एक देश ने दूसरे देश पे युद्ध छेड़ दिया, लाखों लोग मार दिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इंसान किससे मर रहा है? किसके हाथों मर रहा है? टाइगर के हाथों मर रहा है? नहीं। सांप के हाथों मर रहा है? नहीं। किसके हाथों मर रहा है? इंसानों के हाथों मर रहा है। युद्ध कर रहे हैं एक दूसरे में, है ना, मर्डर कर दिया किसी का, है ना। तो सब जो घटनाएं हैं, ये सब मतलब इस तरह के जो कांड हैं, ये सब इंसान तो कर रहा है, और किसके खिलाफ कर रहा है? अपने साथी इंसान के खिलाफ। इसलिए ये चीज को बोल रहे हैं कि हम कोई टाइगर स्नेकों के थ्रू सताए हुए लोग नहीं है, हम तो इंसानों के थ्रू सताए हुए हैं। नॉट एलिमेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर बट ह्यूमन बीइंग, मतलब ना ही प्रकृति के जो मूलभूत जो शक्तियां होती हैं उन्होंने हमको परेशान किया। ठीक है, तूफान आते हैं, टॉर्नेडो आते हैं, बाढ़ आती है, वो सब आते हैं, परंतु उन सबसे निपटने का तरीका है। और वो सब आते भी ज्यादातर मतलब वो अफेक्ट भी हमको तभी करते हैं बुरी तरह से, इंसान ने नेचर के साथ में छेड़छाड़ करी है। तो कुल मिला के इंसान ही इंसान को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो कोई नेचर हमें बर्बाद नहीं कर रहा, कोई जानवर, कोई सांप, कोई बाघ ये बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कोई परेशान नहीं कर रहे हैं हमको। हमें परेशान कौन कर रहा है? इंसान। मैन आर एवर द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैन। देखो कितना अच्छा थॉट है कि मैन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। आई हैड फेल्ट एंड नोन इट all the same there was a hope deep in my heart that I should find some place, some temple where the immortal spirit of man dwelt, hidden like the sun behind clouds। तो बोल रहे हैं कि देखो, मुझे हमेशा से पता था, I had felt and known it, मुझे समझ में आ गया था पहले से ही, all the same that there was a hope deep in my heart, कि एक फिर भी एक होप है, एक उम्मीद है, डीप इन माई हार्ट, मेरे दिल के अंदर, मेरी दिल की गहराई में एक उम्मीद है, दैट आई शुड फाइंड सम प्लेस, सम टेम्पल वेयर द इमॉर्टल स्पिरिट ऑफ मैन ड्वेल्ट हिडन लाइक द सन बिहाइंड क्लाउड, कि मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए, एक ऐसा मंदिर ढूंढना चाहिए, वेयर द इमॉर्टल स्पिरिट, जहां पर ये जो ऐसी इंसान की आत्मा, स्पिरिट ऑफ मैन, इंसान की वो अमर आत्मा जो कि छुपी हुई हो, जैसे कि सूरज छिपा होता है बादलों के पीछे, वैसे वो कहीं पर छुपी हुई है, मुझे उसको ढूंढना है, उस मंदिर को ढूंढना है, उस जगह को ढूंढना है जहां पर वो छुपी हुई है। कहने का मतलब ये है कि इंसान बुरा हो चुका है, इंसान की जो सच्ची आत्मा है, इंसान का जो सच्चा नेचर है, इंसान जैसा होना चाहिए, वो कहीं छुपा हुआ है,
मुझे उसको ढूंढना है। जो अभी जो दिख रहा है ये सब गलत है, मतलब ये नहीं होना चाहिए इंसान वैसा। Yet when I arrived in the land of my quest, I could not stop the insistent question which kept troubling me with a sense of despair. अब बोल रहे कि जब मैं यहाँ पहुंचा, when I arrived, जब मैं पहुंचा, कहाँ पहुंचा? In the land of my quest, यानी मेरी जर्नी की जमीन पर, मतलब जहाँ पर मुझे यात्रा करनी है, जहाँ पर मुझे जाना है, मैं उस जमीन पर जब मैं पहुंचा, यानी यूरोप में जब मैं आया हूँ, I could not stop the insistent question, तो मैं इस चीज को रोक नहीं पाया। किस चीज को? एक सवाल लगातार मेरे अंदर आ रहा था, which kept troubling me, जो मुझे परेशान कर रहा था, with the sense of despair, और मुझमें एक तरह से निराशा की भावना ला रहा था। एक सवाल, कौन सा सवाल? Why is it that Europe with all her power of mind is racked with unrest? कि यूरोप जिसके पास में सारी की सारी शक्तियां हैं, यूरोप इतना विकसित महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें कंट्रीज इतने डेवलप्ड है, इवन रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम में भी बहुत डेवलप्ड थे, उस वक्त हम लोग तो कुछ नहीं थे, है ना। वो ये कंट्रीज उस वक्त ही बहुत डेवलप्ड थे। तो ये सवाल इसके दिमाग में क्या आया कि वाई, क्यों, इज इट दैट यूरोप विद ऑल हर पावर ऑफ माइंड, कि यूरोप के पास में सारी की सारी शक्ति है दिमाग की, उनके पास ज्ञान है, पावर ऑफ माइंड मतलब दिमाग की शक्ति है, ज्ञान है उनके पास में, फिर भी इज रैक्ड विद अनरेस्ट। क्यों इसमें इतना ज्यादा अनरेस्ट है? अनरेस्ट का मतलब ये है कि क्यों इतना यहाँ पर मतलब एक तरह से उथल पुथल मची हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये किस उथल पुथल की बात कर रहे हैं? देखो अभी बताता हूं। हाउ इज इट दैट शी इज ओवरकम विद सच ए व्हर्लविंड ऑफ सस्पिशन, जेलसी एंड ग्रीड? ऐसा कैसे हो गया? हाउ इज इट दैट, ऐसा कैसे हो गया दैट यूरोप के ऊपर पार पा लिया है? किसने पार पा लिया है? सस्पिशन, शक, जेलसी, जलन, ग्रीड, लालच, यानी शक, जलन और लालच जैसे तत्वों ने यूरोप के ऊपर पार पा लिया है, यूरोप पे कब्जा कर लिया। ऐसा कैसे हो गया? एक ऐसा महाद्वीप जो ज्ञान से, जिसकी ज्ञान की शक्ति है, जो वो इतना उथल पथल वहां कैसे मची हुई, वहां पर इतनी बेचैनी कैसे है लोगों में, वहां पर ये सब शक, जेलसी, ग्रीड ये कैसे आ गया है? सस्पिशन, जेलसी, ग्रीड कैसे इन चीजों ने कंट्रोल कर लिया इस पे? वाई फियर्सली कंटेंडिंग पैशंस टू हैव देयर डेविल डांस इन द ल्यूरिड लाइट ऑफ कन्फ्लैग्रेशन। लूरिड लाइट ऑफ कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है, कन्फ्लैग्रेशन मतलब बहुत भयंकर आग, और लूरिड लाइट मतलब लाल चमकती हुई, यानी जब बहुत जबरदस्त आग लगती है तो लाल एकदम, जो आउटर, देखो आग का जो आउटर पोर्शन होता है वो बिल्कुल रेड होता है, सबसे गर्म पोर्शन वही होता है और रेड होता है वो। तो बोल रहे हैं कि ये जो लाल आग है बिल्कुल, कैसे? वाई फियर्सली कंटेंडिंग पैशंस टू हैव देयर डेविल डांस इन द, कि किस तरह से फियर्सली कंटेंडिंग पैशंस, यानी ऐसी मतलब आप कह सकते हो इंसान के अंदर ऐसा जुनून कैसे आया, मतलब इस तरह की भावनाएं कैसे आ गई कि जिसने मतलब वो भावनाएं एक तरह से आज ऐसी आग के रूप में नाच कर रही है इस कॉन्टिनेंट में, मतलब एक बहुत ही भयानक लाल आग के रूप में नाच कर रही है। ये कहने का मतलब है कि पूरा कॉन्टिनेंट जल रहा है, और किस चीज से जल रहा है? युद्ध से जल रहा है, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, पूरा यूरोप जल रहा था, और पूरे यूरोप मतलब पूरे यूरोप में शहर तबाह हो गए थे बिल्कुल, और लाखों मतलब कितने लाखों लोग मर गए थे, और करोड़ों लोग घायल हो गए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो ऐसी तबाही का मंजर कैसे हो गया? यूरोप जो इतना ज्ञानी कॉन्टिनेंट है उसमें ऐसे कैसे हुआ? क्या वो ऐसे हुआ ना, क्योंकि एक देश दूसरे देश से जल रहा है, वो कंपटीशन में देश इतना आगे कैसे बढ़ गया, उसके पास निजी शक्ति कैसे आ गई, उसके पास इतनी सारी कॉलोनीज कैसे हैं, उसने तो उस देश पे कब्जा कर रखा है, उसको तो वहां से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसका तो व्यापार इतना बढ़ रहा है ना। सब एक दूसरे से जल रहे थे, इसलिए सब एक दूसरे से लड़ने लग गए, गुट बन गए, दो आपस में एक दूसरे को मिला के एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया ताकि कब्जा कर सके, दूसरे को हरा सकें। तो ये जो चीजें हुई ना यूरोप के अंदर, ये उनको बोल रहे हैं कि यूरोप जल रहा था एक तरह से। और ये किस जल रहा था? लोगों की मतलब जो कंपटीशन करने की जबरदस्ती मतलब ऐसी भावनाएं निकल के आई ना। कंपटीशन भी कैसा? खुद के पैशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए लोग, देश अपने पैशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, जैसे कि राष्ट्रीयता का पैशन निकल के आ गया, भाई हमारा देश सबसे महान होना चाहिए, दूसरे का क्यों है वो वाली चीज। तो युद्ध हो गए। When I traveled from Italy to Calais, I saw the beautiful scenery on both sides of the railway. अब वो बता रहे कैलाइस एक जगह है, तो बोले जब मैं इटली से कैलाइस गया तो I saw the beautiful scenery, तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखे on both sides of the railway. रेल की पटरी के दोनों साइड मैंने अच्छे अच्छे नज़ारे देखे। These men I thought have the ability to love their soil and what a great power is this love. और मैंने देखा इन लोग जिन्होंने ये सब इतने मतलब सुंदर जमीन को बनाया है, मतलब यहाँ खेती करी है, सुंदर हरा भरा किया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, मतलब सुंदर बनाया है कि दीज मैन, ये जो लोग हैं, आई थॉट, मैंने सोचा कि हैव द एबिलिटी टू लव देयर सॉइल, इनके पास में तो मतलब क्षमता है कि अपनी जमीन से प्रेम करते हैं। एंड व्हाट ए ग्रेट पावर इज दिस लव, और लव कितनी बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। हाउ दे हैव ब्यूटिफाइड एंड मेड फ्रूटफुल द होल कॉन्टिनेंट, इन्होंने कितना सुंदर बनाया इस पूरे कॉन्टिनेंट को, सुंदर और फ्रूटफुल, फायदेमंद बनाया।
विद हीरोइक सैक्रिफाइस, बहुत ज्यादा बलिदान देखे, पास्ट में बहुत बलिदान देखे उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को सुंदर बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। विद द फोर्स ऑफ देयर लव, किससे? अपनी प्यार की ताकत से, अपनी जमीन के प्रति प्यार की ताकत से। दे हैव फुली वॉन देयर कंट्री फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एवर एक्टिव सर्विस ऑफ देयर डिवोशन फॉर जनरेशन, मतलब पीढ़ी से, पीढ़ियों से वो क्या कर रहे हैं? एवर एक्टिव सर्विस ऑफ देयर डिवोशन, मतलब पूरी निष्ठावान अपनी सर्विस, सेवा दे रहे हैं इस अपनी जमीन के प्रति, पीढ़ियों से, हैव जनरेशन से। हैव गिवन राइज इन देम टू एन इरेसिस्टिबल पावर, उन लोगों ने कैसे खुद के अंदर एक ऐसी शक्ति को बढ़ने दिया जो कि उनकी कंट्रोल में नहीं थी। कैसे? कौन शक्ति? लालच की शक्ति, ग्रीड की, सस्पिशन की, है ना, शक की, वो जो शक्ति थी, ऐसी शक्तियां, जेलेसी की, इन चीजों को कैसे बढ़ने दिया इन्होंने अपने अंदर, जिन्होंने अपनी जमीन से हमेशा से इतना प्रेम किया, इस जमीन को इतना सुंदर बनाया, इतना डेवलप्ड बनाया, विकसित किया, वो लोग कैसे ऐसी चीजों की कंट्रोल में आ गए? कैसे उन्होंने अपने अंदर इररेसिस्टिबल पावर कि जो कंट्रोल नहीं किया जा सके, ऐसी शक्ति को जन्म कैसे होने दिया? फॉर लव इज द हाईएस्ट ह्यूमन ट्रूथ, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। एंड ट्रूथ गिव्स फुलफिलनेस ऑफ लाइफ, और कह सकते हैं कि जो सच्चाई है ना, वही लाइफ को परिपूर्ण करती है। प्रेम सबसे बड़ी सच्चाई है और सच्चाई लाइफ को परिपूर्ण करती है, यानी प्रेम लाइफ को परिपूर्ण करता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। यानी लाइफ को कंप्लीट क्या बनाता है? पैसा नहीं बनाता है, शक्ति नहीं बनाती है, प्रेम बनाता है। लव लाइफ को कंप्लीट बनाता है, पूर्ण बनाता है। द अर्थ इज ओवरवेल्म्ड बाय इट, नॉट बिकॉज ऑफ मैन्स covetousness but because of this life giving shower of heart and mind। तो देखो यहाँ पे जो ये है कि ये जो पूरा 3-4 लाइन है, द अर्थ इज ओवरवेल्म्ड by it not because of man's covetousness but because of this life giving shower of heart and mind which he has poured around him। कहने का मतलब इस पूरे इसका यहाँ तक का ये निकलता है कि जो ये अर्थ है ना, ये भरी हुई है। पहले तो इंसान ने मतलब अपने प्यार और दिल मतलब हार्ट एंड माइंड, उससे एक बरसात की है, लाइफ गिविंग शावर। लाइफ गिविंग शावर का मतलब यहाँ पर लव है, यानी इंसान की जिंदगी को पूर्ण करने वाली चीज, जो जीवन दे सके इंसान के, मतलब जीवन को सही मात्रा में जीवन दे सके। जिंदा रहना इज नॉट लाइफ, एक्चुअली जिंदे तो सब है, जीवन सही तरह से जीना लाइफ होती है। तो ये बोल रहे कि इंसान के दिल और दिमाग में दोनों ने एक तरह से प्यार को मान लो या दूसरी ऐसी भावनाएं जो है ना, उनकी मदद से एक तरह से इस अर्थ पर मतलब उन्होंने इस चीज को बरसाया। अब तक ऐसा देखा है हमने कि प्यार से परिपूर्ण किया अर्थ को, है ना। परंतु अभी क्या हुआ है कि ऐसी कंडीशन थी सब, मतलब ऐसा बढ़िया था, पर हाउ ही हैज स्ट्रगल टू रेडिकेट, फिर अचानक मतलब वो इन चीजों से, हाउ ही हैज स्ट्रगल, उसने कैसे संघर्ष किया है, किसके खिलाफ संघर्ष किया है? टू रेडिकेट द ऑब्स्टिनेट बैरनेस फ्रॉम द इनर्ट। कहने का मतलब है कि, मतलब इजी वे में बताता हूँ, ऐसे कंफ्यूज जाओगे। इंसान के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि इंसान की जो नॉर्मल, जैसे मतलब आपको दूसरी तरफ दया दिखानी चाहिए, आपको दूसरे इंसान की तरफ मतलब करुणा की भावना रखनी चाहिए। जो ये चीजें है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है इंसान में जो इंसान इन सब चीजों को इग्नोर कर दे और इनको सबको कैसे समझे, मतलब शून्य समझे। तो इंसान ऐसी भावनाएं जो शून्य कर देती हैं दूसरी भावनाओं को, यानी कि इरेडिकेट द ऑब्स्टिनेट बैरनेस फ्रॉम द बैरनेस होता है बंजर, यानी कि इंसान का जो दिल है वो कैसा हो गया, वो एक तरह से इन भावनाओं से बंजर कैसे हो गया। ये तो परिपूर्ण हुआ करता था, भरा हुआ था इंसान का दिल और दिमाग तो ऐसी चीजों से, तो वो इस बंजरता से संघर्ष करने में क्यों जूझ रहा है? यानी जिस इंसान के दिल और दिमाग में प्रेम भरा हुआ था, ऐसी अच्छी अच्छी भावनाएं भरी हुई थी, वो अचानक ये बंजरता कहाँ से आ गई दिमाग में, और इस बंजरता के खिलाफ वो कैसे जूझ रहा है? वो चीज है कि मतलब इंसान जैसे जो अब जो युद्ध लड़ रहे हैं या फिर जिन लोगों ने युद्ध छेड़े हैं, उन्होंने एक तरह से सामने वाले मर रहे हैं तो मरो, उन्होंने मतलब उनकी प्रति एक तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मरेंगे 1,00,000 2,00,000 जो मरेंगे तो मरेंगे, मतलब वैसी भावनाएं रख ली। दिल में कोई दुख नहीं हो रहा कि उनको क्या हो रहा है, वो लोग कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे मरेंगे, दूसरे देश वाले, उनको कोई उनसे मतलब नहीं है। तो उन्होंने शून्य भावना प्रकट कर ली अपने अंदर, ऐसी भावना प्रकट कर ली कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। तो इंसान ऐसी भावनाओं से स्ट्रगल करने में, मतलब कैसे स्ट्रगल कर रहा है, ऐसी भावनाओं से कैसे जूझ रहा है, मतलब उसको जीत क्यों नहीं पा रहा है ऐसी भावनाओं को? उसके अंदर तो बहुत प्यार भरा हुआ है उसके दिलो दिमाग में, फिर वो ऐसी भावनाओं से क्यों नहीं जीत पा रहा है? देखो, हाउ ही हैज फॉट एंड डिफीटेड एट एवरी स्टेप द इविल इन द एवरीथिंग दैट वाज हॉस्टाइल इन सराउंडिंग। मतलब उसने कैसे पहले तो क्या करता था, वो लड़ा और उसने हराया हर कदम पे किसको? बुराई को। एवरीथिंग दैट वाज हॉस्टाइल इन सराउंडिंग, उसके आसपास जो भी चीज बुरी थी ना, उन सबसे वो लड़ा। वाई देन दिस डार्क मिजरी लोअरिंग ओवर यूरोप, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया है कि अंधेरे भरी मुसीबतें आ पड़ी हैं किस पर? यूरोप पर। ये मतलब यूरोप ऐसी मुसीबतों से कैसे भर गया है? जो इंसान जिसने अपने आसपास की हर बुराई को लड़ते हुए मतलब उससे लड़ा और उसको बुराई को नष्ट किया, वो उस इंसान के ऊपर आज यूरोप में इतनी भयंकर मुसीबतें क्यों आ गई हैं? वाई दिस वाइड स्प्रेड मीनेस ऑफ डूम इन हर स्काई, क्यों
इस यूरोप के आसमान में चारों तरफ एक तरह से अंधेरा छाया हुआ है और मृत्यु का नाच हो रहा है, मतलब सब चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया का अंत होने वाला है। ऐसा क्यों छाया हुआ है, ऐसा ऐसा वातावरण क्यों बना हुआ है? देखो, बिकॉज द लव फॉर हर ओन सॉइल एंड चिल्ड्रन विल नो लॉन्गर सफाइस फॉर हर। ये इसलिए ऐसा है, बिकॉज द लव फॉर हर ओन चिल्ड्रन एंड लव फॉर ओन सॉइल एंड चिल्ड्रन विल नो लॉन्गर सफाइस फॉर, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि यूरोप का अपनी खुद की मिट्टी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति केवल प्रेम ही काफी नहीं है। So long as Destiny offered to her only a limited problem, Europe did more or less satisfactory solid। क्योंकि पहले ऐसा था कि जब तक किस्मत ने उनको लिमिटेड, कुछ सीमित प्रॉब्लम्स दी थी, समस्याएं उनके सामने आई थी, कुछ सीमित समस्याएं सामने आई, तो वो लोग उनसे निपट लिए, यूरोप उससे संतुष्टता से निपट लिया, मतलब ठीक ठाक तरीके से निपट लिया समस्याओं से। परंतु अब क्या हो गया है, हर आंसर was patriotism, nationalism, that is to say love only for that and those to whom she happened to be related। According to the degree of truth in this love, she has reaped her harvest of welfare, but today through the help of science the whole world has been given to her for a problem। देखो, तो क्या था पहले, अब केवल प्रेम, खुद की मिट्टी और बच्चों से प्रेम ही नाकाफी था, मतलब केवल वही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि प्रॉब्लम्स कम थी तो उनका सॉल्यूशन खुद निकाल लेते थे। उनका आंसर क्या होता था, पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, मतलब आप कह सकते हैं देश के प्रति प्रेम, है ना, राष्ट्रवाद, इन चीजों के बल पे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे, जो भी राष्ट्र के अंदर प्रॉब्लम्स उठती थी। ठीक है, अब सिर्फ राष्ट्र की बात नहीं रह गई है। अब क्या हो गया है कि अब हो गया है, बट टुडे थ्रू द हेल्प ऑफ साइंस, यानी साइंस की मदद से द होल वर्ल्ड हैज बीन गिवन टू हर फॉर ए प्रॉब्लम, कि अब यूरोप के सामने पूरा संसार ही एक प्रॉब्लम आ गया है, यानी पूरे संसार की प्रॉब्लम भी उसके सामने आ गई है। तो जब आपकी खुद के देश की समस्या हो तो आप अपने स्तर पे सॉल्व कर लेते हो, पर जब पूरे संसार की प्रॉब्लम आपके सामने हो तो आप सॉल्व करने में मतलब आपको परेशानी होगी ही होगी। आप सिर्फ प्रेम उसके दम पे वो नहीं सॉल्व कर सकते हो सारी परेशानियों को। हाउ टू आंसर इट इन द फुलनेस ऑफ द ट्रूथ शी हैज येट टू लर्न, बिकॉज द प्रॉब्लम हैज बिकम वास्ट, द रॉन्ग आंसर इज फ्रॉट विद इमेंस डेंजर। क्योंकि अब ऐसा हो गया है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉब्लम हैज बिकम वास्ट, बहुत बड़ी हो गई है, और द रॉन्ग आंसर इज फ्रॉट विद इमेंस डेंजर। और कोई भी अगर प्रॉब्लम का गलत सॉल्यूशन निकाल लिया ना, तो वो किससे, गलत सॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, इमेंस डेंजर, बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। यानी कि हर कोई भी सॉल्यूशन निकालना होगा किसी समस्या का, तो वो बहुत ही सोच समझ के निकालना होगा, सिर्फ राष्ट्रवाद या फिर पैट्रियोटिज्म ही सॉल्यूशन नहीं होगा समस्याओं का। ठीक है, एक देश के अंदर तो सॉल्यूशन हो सकता है इन चीजों से, परंतु पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भावनाएं सिर्फ देश के अंदर ही होती हैं। मतलब एक देश के, एक नागरिकों को अपने देश के प्रति होगी केवल पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म। पूरे दूसरे देशों की तरफ वो थोड़ी ना राष्ट्रवाद दिखाएगा, उनकी तरफ थोड़ी ना देश प्रेम दिखाएगा, खुद के देश के प्रति दिखाएगा। तो ये चीजें बाकी देशों की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकती हैं। तो यूरोप इन समस्याओं से जूझ रहा है। कहने का मतलब यह है कि उसने कुल मिला के सारे संसार को युद्ध में घसीट लिया ना। अब सिर्फ यूरोप में भी इतना बड़ा, यूरोप के साथ में अमेरिका की समस्या अलग हो रही थी, वो भी युद्ध में इन्वॉल्व हुआ था। पैसे यूरोप अमेरिका से ले रहा था, कर्जा ले रहा था अपने खुद के देशों को वापस से उनका विकास करने के लिए। मतलब यूरोप के सामने बहुत सारी समस्याएं थी उस युद्ध में घुस जाने के बाद में। वो लालच से जो भर के जब उसने युद्ध लड़ा, और अब वो ऐसी समस्याओं से ग्रसित हो गया है कि उससे निपटना बहुत मुश्किल काम हो गया था यूरोप के लिए। तो देखो, a great truth has been laid bare to you, and according to your dealing with it, you will attain the fulfillment of your destiny. If you do not have the strength to accept it in the right spirit, your humanity will rapidly degenerate. Your love of freedom, love of justice, love of truth, love of beauty will wither at the root, and you will be rejected by God. तो देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि, भाषण देते हुए बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने एकदम ओपन है अब, कि आपकी सोसाइटी में ऐसे तत्व आ चुके हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे तत्व आ चुके हैं जो कि सोसाइटी को खा रहे हैं अंदर से। अब आप उनसे कैसे निपटते हो, अकॉर्डिंग टू योर डीलिंग्स विद इट, कि इन समस्याओं से, इस सच से कैसे निपटते हो आप, वही आपकी किस्मत की रुख बताएगा कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाती है। विल अटेन द फुलफिलमेंट ऑफ योर डेस्टिनी, मतलब आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाएगी, वो अब आप इस समस्या से कैसे निपटते हो, इस सच से कैसे निपटते हो। सच कौन सा, वही कि समाज में ऐसी बुराइयां आ गई हैं, तो इनसे कैसे निपटते हो आप, वही आपको रास्ता दिखा पाएगा। फिर मतलब आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी, वो आपके निर्णय पर मतलब डिपेंड करता है। जो आप डिसीजन लोगे इन समस्याओं से निपटने के लिए, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी। तो देखो, इफ यू डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट इट इन द राइट स्पिरिट, अगर आप में ये शक्ति ही नहीं है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि हमारे समाज में बुराइयां हैं, अगर आप ये ऐसे मानोगे हमारे तो कोई बुराई नहीं है हमारे समाज में, युद्ध तो होते रहते हैं, ये तो सब नॉर्मल चीजें, ऐसे मान के चलोगे ना, तो भाई बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। पहली बात तो आपको सच को एक्सेप्ट करना चाहिए कि राइट स्पिरिट में, सही भावना में आपको
सच को एक्सेप्ट करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। योर ह्यूमैनिटी विल रैपिडली डीजेनरेट, अदरवाइज अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना तो तुम्हारी जो मानवता है ना बहुत स्पीड से डीजेनरेट होगी, बहुत स्पीड से वो नष्ट होने लग जाएगी। योर लव ऑफ फ्रीडम, लव ऑफ जस्टिस, लव ऑफ ट्रूथ, मतलब आपका जो प्रेम है ना किसके प्रति, आजादी के प्रति, चाहे न्याय के प्रति, चाहे सच्चाई के प्रति, चाहे वो सुंदरता के प्रति, या फिर वो सब जो भी सब प्रेम है वो सब क्या होगा, विल विदर एट द रूट, वो जड़ों में ही सड़ने लग जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा। मतलब ये सारी चीजें नष्ट होने लग जाएंगी आपकी, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हमारी सोसाइटी में बुराइयां हैं। क्योंकि जब तक इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है ना कि हमारे अंदर बुराइयां हैं, तब तक वो उनका सॉल्यूशन निकालेगा। देखो किसी समस्या का सॉल्यूशन कब निकलता है, जब आप ये एक्सेप्ट करो कि समस्या है। जब आप मानते हो कि समस्या ही नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, जब मानोगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो वही बता रहे हैं कि आप इस सच को एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे ना तो आपकी मानवता नष्ट हो जानी है, आपके फ्रीडम, जस्टिस, लव, ट्रूथ सबके प्रति जो आपका प्रेम है ना, ये सब खत्म हो जाना है। एंड यू विल बी रिजेक्टेड बाय गॉड, और गॉड भी आपको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, जो इंसान सच्चाई को नहीं देख सकता, उसकी गॉड भी कैसे हेल्प करेगा। देखो क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी धार्मिक व्यक्ति भी थे, वो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करते थे ना, तो उनका ये मानना था कि जो भगवान है ना, कहने का मतलब इंसान, भगवान इंसान के रूप में ही एक्चुअली इंसान अपने कर्म कैसे करता है, कर्म की थ्योरी पे स्ट्रांग बिलीव करते थे बहुत स्ट्रांगली, कि इंसान अपने कर्म किस तरह से करता है, उसके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि इंसान लाइफ में कहाँ जाएगा, इंसान किस रुख पे जाएगा, उसके कर्म निश्चित करते हैं। वो सच को समझता है ही नहीं समझता है, वो जो जिंदगी जी रहा है उसको समझता है ही नहीं समझता है, वो अपने सच को समझता ही नहीं समझता है, वो प्रेम भावना, जीवन जीने के तरीके सलीके, मोरालिटी, रूल्स, उनको समझता ही नहीं समझता जीवन जीने के। तो देखो, डू यू नॉट रियलाइज हाउ रिजिड अगलीनेस इज एवरीवेयर अपरेंट, तो वो बोल रहा है कि क्या तुमने अभी तक ये महसूस नहीं किया, वो जनता को संबोधित करते हुए बोल रहा है इटली की, क्या तुमने अभी तक ये महसूस नहीं किया कि हाउ रिजिड अगलीनेस इज एवरीवेयर अपरेंट, की तुम्हारे यहाँ समाज में एक जिद्दीपना, मतलब एक बुराई जो ऐसी जिद्दी पने की तरह बैठ गई यहाँ पे आके सब जगह व्याप्त है। एवरीवेयर अपरेंट यानी क्लियरली विजिबल है, क्लियरली दिखाई दे रही है। एवरीवेयर अपरेंट मतलब क्लियरली दिखाई दे रही है आपके यहाँ हर जगह। मुझे एक अगलीनेस, एक अगलीनेस तो मतलब होता है बदसूरत, अगली यानी बदसूरत होता है, तो यहाँ रेजिड अगलीनेस का मतलब एक बुराई मान लो आप, कि एक जिद्दी पने से एक बुराई यहाँ के बैठ गई है, बहुत जिद्दी तरीके से आके बैठ गई है। क्या तुम्हें वो बुराई नजर नहीं आ रही है तुम्हारे समाज में, इन योर सिटीज, तुम्हारे शहरों में, इन योर कॉमर्स, तुम्हारे व्यापार में, द सेम मोनोटोनस मास्क, वही मतलब तुम नकाब लगा के घूम रहे हो एक, कि भाई हम तो बहुत सभ्य लोग हैं, हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, मतलब ऐसे ही नकाब लगा के घूम रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे जो पूरे समाज की जड़ों में खोखला कर दिया उस बुराई ने, जो तुमने तुम्हारे समाज में बुराई घुस गई है उसने तुम्हारे पूरे समाज की जड़ों को खोखला कर दिया है, वो सब जगह व्याप्त है। सो दैट नोवेयर इज देयर रूम फॉर लिविंग कन्फेशन ऑफ द स्पिरिट, दिस इज द क्रीपिंग एंड ऑफ डेथ लिम्ब बाय लिम्ब इन द बॉडी ऑफ सिविलाइजेशन। तो बता रहे कि तुम्हारी जो पूरी सभ्यता है ना, सिविलाइजेशन, बॉडी ऑफ योर सिविलाइजेशन, तुम्हारी सभ्यता का जो पूरा शरीर है ना, वो अंग दर अंग, लिम्ब बाय लिम्ब यानी अंग दर अंग अंदर से मृत्यु की तरफ जा रहा है। क्रीपिंग एंड ऑफ डेथ यानी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारे सारे अंग खराब हो जाने, मतलब समाज के अंग सारे खराब हो जाने, समाज की हर हिस्सा खराब हो जाना है। जब इंसान खुद मॉरली दिमागी तौर पे जब अगर इंसान खराब हो जाए ना, तो समाज तो खराब हो ही जाना है। तो लव कैन बी पेशेंट, ब्यूटी इज मोल्डेड एंड मेचर्ड बाय पेशेंस। योर ग्रेट आर्टिस्ट न्यू इट इन द डेज व्हेन दे could gladly modulate all the riches of their leisure into some tiny detail of beauty। तो बता रहा है कि जो तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे ग्रेट आर्टिस्ट, तुम्हारे जो पूर्वज रहे हैं ना, जिन्होंने तुम्हारे इन शहरों को बसाया है, तुम्हारे समाज को बसाया है, वो जानते थे, न्यू इट इन द डेज, अपने दिनों में जानते थे, when they could gladly modulate all the riches of their leisure into some tiny details of beauty। मतलब देखो इसको इस तरह से बताता हूँ, इधर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप मतलब ऐसे समझाऊंगा वर्ड टू वर्ड तो नहीं समझ में आएगा। देखो सीधा यहां से देखते हैं, चलो मैं सोचा था पहले नीचे समझाऊंगा, पर देखो आपके जो पूर्वज हैं, ठीक है, वो उनके पास भी धन संपत्ति थी, ठीक है, आराम सुख सब था, लेजर था, परंतु उन्होंने इन सबको क्या किया, खुशी खुशी मॉडुलेट किया, मतलब कंट्रोल किया इन चीजों को, कि ठीक है इन चीजों को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, हावी नहीं होने दिया। मतलब वो इन सब चीजों को भी, वो एक ब्यूटी, सुंदरता, मतलब सुंदरता, ब्यूटी का मतलब सिर्फ सारी सुंदरता या फिर प्राकृतिक सुंदरता, मतलब कोई भी सुंदरता की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की हर छोटी छोटी डिटेल में, कोई चीज की सुंदरता है ना, वो सुंदरता की हर छोटी छोटी डिटेल भी उनके लिए मतलब बराबर, मतलब धन संपत्ति के समान थी। मतलब केवल वो धन संपत्ति दिमाग में नहीं चढ़ी हुई थी, वो सुंदरता को भी उतना महत्व देते थे, मतलब प्राकृतिक गुणों को भी बहुत महत्व देते थे वो लोग। तो बोल रहे कि लव कैन बी पेशेंट, लव धैर्य का, लव मतलब धैर्यवान हो सकता है। लव कैन बी पेशेंट का मतलब है कि लव के अंदर धैर्य की शक्ति होती है। ब्यूटी इज माउल्डेड एंड मेचर्ड बाय पेशेंस, और जो सुंदरता होती है ना, वो किसके द्वारा मतलब परिपक्व की गई होती है,
पेशेंस के द्वारा। मतलब ब्यूटी आती कहाँ से है, ब्यूटी को बनाता कौन है, आकार कौन देता है और उसको परिपक्व कौन बनाता है, पेशेंस, मतलब धैर्य। यानी कि कोई चीज आप कह सकते हो कि कोई चीज सुंदर है तो सुंदर सिर्फ आंखों में नहीं होती, सुंदरता दिमाग में भी होती है, दिल में भी होती है। और किसी चीज की सुंदरता को समझने के लिए इंसान को धैर्य दिखाना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई चीज देखते ही कि हाँ ये तो अच्छी है, तो अच्छी है। आपने सामने वाले देखा, मतलब आपने एक इंसान देखा कलर में उसका कलर इतना फेयर नहीं है। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता हूँ, पर बता रहा हूँ कि इतना फेयर नहीं, मतलब गोरा नहीं है, ठीक है। आपने बाहर से देखा, आपको वो कलर में पसंद नहीं आया, परंतु अगर वो दिल से बहुत अच्छा है, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, वो कब पता चलेगा, जब आप इंसान के समय बिताओगे, उसको जानोगे, समझोगे, धैर्य रखोगे, उस इंसान को समझने का धैर्य रखोगे। तो वही चीज है कि लव कैन बी पेशेंट, कि लव मतलब लव के अंदर धैर्य होता है, और जो धैर्य है ना वही सुंदरता को निखारता है, सुंदरता को आकार देता है, सुंदरता को परिपक्व बनाता है। तो जो तुम्हारे पूर्वज थे ना, वो सुंदरता की डिटेल्स को भी उतनी महत्वता देते थे जितनी वो आराम को, धन संपत्ति को वगैरह को देते थे। वो अपने इन चीजों को कंट्रोल रखते थे, भावनाओं को, और इन सबको सुंदरता के अंदर डाल देते थे। मतलब धन संपत्ति अपनी जो ग्लैडली मॉलिडेट ऑल द रिचेस ऑफ देयर लेजर इनटू सम टाइम डिलिबिलिटी, मतलब सुंदरता की छोटी छोटी चीज पर अपनी धन संपत्ति खर्च कर देते थे वो लोग। मतलब सुंदरता पे, ब्यूटी पर, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की नेचर की ब्यूटी हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे हो, ब्यूटी कहीं भी हो सकती है। उनके लिए पैसे महत्वपूर्ण नहीं थे, ब्यूटी महत्वपूर्ण थी। द ग्रीडी मैन कैन नेवर डू दिस। आज का लालची इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो अपने पैसे रख के बैंक में जमा कर रखेगा, घर में तिजोरी में बंद कर रखेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि दूसरे इंसान पे खर्च कर दे, या फिर अपने समाज के ऊपर खर्च कर दे, या प्रकृति के ऊपर खर्च कर दे, ऐसा नहीं करेगा वो सुंदरता के पीछे नहीं भागेगा। वो तो बस पैसा चाहिए, पैसा वो चीज उसके पीछे भाग रहा है। फैक्ट्रीज आर द ट्रायम्फ ऑफ गलैगनेस। वो बता रहा है कि जो आज की जो फैक्ट्री है ना, ये क्या है, ये बदसूरत की जीत है, ट्रायम्फ ऑफ अगलीनेस। क्योंकि ये सब चीजें बदसूरत है, ये प्रकृति को नष्ट कर रही है, तो बदसूरत की निशानी है, बदसूरत चीजों की निशानी है। तो जो फैक्ट्रीज हम लगा रहे हैं ना, ये क्या है, ये उस बदसूरती की जीत है, ट्रायम्फ ऑफ अगलीनेस। ट्रायम्फ मतलब जीत। ये फैक्ट्रीज क्या है, बदसूरती की जीत है। फॉर नो वन हैज द पेशेंस टू ट्राई टू गिव देम द टच ऑफ ग्रेस। And so everywhere in the God's world today we are faced with what is called progress, a progress towards inhospitable ugliness. अब देखो, और किसी में भी for no one has the patience, और किसी में भी इतना धैर्य नहीं है कि वो इन बदसूरत चीजों को थोड़ा सा सुंदर बना सके, मतलब इनको प्रकृति के अनुसार ढाल सके। ऐसी चीज, मतलब सुंदर बनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडस्ट्रीज लगाओ, पर इंडस्ट्रीज भी प्रकृति को नष्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से होनी चाहिए कि वो प्रकृति को कम नुकसान या फिर नुकसान ना पहुंचाएं। तो कोई भी इस चीज पे फोकस नहीं कर रहा है, कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है टुडे। मतलब इस पूरे संसार में, एवरीवेयर इन द गॉड्स वर्ल्ड टुडे, इस संसार में हर जगह, जो इस भगवान का जो संसार है, इसमें हर जगह वी आर फेस्ड विद व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। हर जगह हम किस चीज का सामना कर रहे हैं, हम सामना कर रहे हैं प्रोग्रेस का। कि इंसान कितना प्रोग्रेस करता है, कितना आगे बढ़ता है। हर चीज में कंपटीशन है, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, मेरा देश उससे ज्यादा विकसित होना चाहिए, उसका देश मेरे से कम विकसित होना चाहिए। तो प्रोग्रेस पे ही बस ध्यान है सबका। अब प्रोग्रेस टुवर्ड्स इनहॉस्पिटेबल अगलीनेस, और वो प्रोग्रेस भी किस तरफ ले जा रही है हमको, प्रोग्रेस किसकी तरफ जा रही है, प्रोग्रेस जा रही है इनहॉस्पिटेबल अगलीनेस। यानी कि इनहॉस्पिटेबल मतलब जिस जगह पर आप रह नहीं सको, रहने लायक नहीं हो। इनहॉस्पिटेबल अगलीनेस मतलब बदसूरती से भरी हुई ऐसी जगह जिसमें आप रह नहीं सकते, उधर ले जा रही है हमको। मतलब हर जगह फैक्ट्री लगा रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, गंदगी हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, फैक्ट्रियों का कचरा पानी में जा रहा है, नदियों में, वातावरण दूषित हो रहा है। तो मतलब ये जो प्रोग्रेस के नाम पे हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम ऐसी गंदगी में बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा नेचर, हमारा पूरा समाज गंदा हो रहा है, एक तरह से पूरी दुनिया गंदी हो रही है। Towards the eddy of a bottomless passion, which is voracity, can you call it mind, any great voice speaking out of the human heart in these modern days? तो वो बोल रहा है, याद करते बता, can you call to mind, क्या तुम जरा बता सकते हो, क्या तुम्हें कोई पता है कोई भी ऐसा इंसान हो आजकल, कोई बड़ा वॉइस, ग्रेट वॉइस, कोई महान आवाज, कोई ग्रेट पर्सनैलिटी, जो मतलब आज के मॉडर्न, आज के आधुनिक दिनों में इस चीज के ऊपर बोल रहा हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम इस प्रोग्रेस के नाम पे कहाँ बढ़ रहे हैं, हम कहाँ पहुंच रहे हैं। क्या कोई ऐसा इंसान दिख रहा है आपको जो इस बारे में बोल रहा हो? नहीं दिख रहा है, बहुत रेयर ही ऐसा है। सबके सब प्रोग्रेस के पीछे भागे हुए हैं। कोई भी देखो, प्रोग्रेस के नाम पे आज लोग, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे लोग जंगलों को काट देते हैं कि भाई जंगल तो काटने पड़ेंगे तभी तो फैक्ट्रीज लगेंगी, है ना। मतलब ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है कि भाई विकास हो सकता है, पर विकास हमें, डेवलपमेंट हमें नेचर के साथ में रहकर करना चाहिए, नेचर को साथ में। उसको एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप नेचर के साथ में रह के डेवलपमेंट करो, ना कि नेचर के खिलाफ जाके। तो उस चीज की वजह आज इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये उस वक्त की बात है, 100 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी, 100 साल बाद भी यही कंडीशन, बल्कि कंडीशन बहुत बुरी हो गई अब तो।
तो वी हैव नो डाउट रीजन टू बी प्राउड ऑफ साइंस। तो बोल रहा है कि हमें कोई शक की बात नहीं, हमें साइंस पर गर्व है, हमें साइंस की वजह से जो सभी ये हालात हो रहे हैं कि फैक्ट्रीज लग रही है, साइंस ने तो नई नई मशीनें खोज के दी हैं, उसमें फैक्ट्रीज लग रही हैं, फिर इंसान साइंस के दम पे नई नई मतलब यंत्र बना रहा है, फिर उन यंत्रों से हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि वी हैव नो डाउट रीजन टू बी प्राउड ऑफ साइंस, हमें कोई शक नहीं है, हमें बिल्कुल गर्व है साइंस पर। वी ऑफर टू यूरोप आवर होमेज इन रिटर्न फॉर अ गिफ्ट ऑफ साइंस, और हम यूरोप को मतलब एक तरह से अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, होमेज इन रिटर्न फॉर अ गिफ्ट ऑफ साइंस, की उन्होंने हमें साइंस दिया, क्योंकि साइंस एक तरह से यूरोप ने आधुनिक समय में देखा जाए तो यूरोप के देशों ने ही ज्यादातर खोजे किए हैं, ज्यादातर आविष्कार किए हैं मशीनों के, सब जो भी साइंस में, चाहे बिजली का आविष्कार हो, चाहे कारों का आविष्कार हो, टेलीविजन, टेलीफोन, सब चीजों का, ट्रेन, इन सब का आविष्कार यूरोप वालों ने किया है। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं कि उन्होंने साइंस का गिफ्ट हमको दिया। हाउ बिक्विथ टू पोस्टेरिटी आवर सेजेस हैव सेड। हाउ बिक्विथ टू पोस्टेरिटी का मतलब है कि ऐसे देखो कि किस तरह से इन्होंने एक तरह से बिक्विथ मतलब आप जब कोई इंसान दूसरे के लिए कुछ छोड़ के जाता है, जैसे मतलब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक धन संपत्ति छोड़ के जाए, है ना। बिक्विथ का मतलब ये होता है कि कोई दूसरे को कुछ देके जाए, मतलब मरने के बाद में ऐसे एक तरह से कानूनी तौर पे कुछ ट्रांसफर करे, कुछ दे। तो जैसे मतलब आप यही है कि वही धन संपत्ति होती है बेसिकली बिक्विथ में, कि किस तरह संपत्ति वगैरह आप दूसरे के नाम करके जाते हो। एंड पोस्टेरिटी इज द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य के लोगों के लिए। तो यूरोप ने एक तरह से हमें साइंस का गिफ्ट दिया है, और उस गिफ्ट एक तरह से वो क्या भविष्य के लोगों के लिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाउ बिक्विथ टू पोस्टेरिटी मतलब उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम समझ सकते हैं। बट देखो, फॉर मैन द इन्फिनाइट इज ओनली ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, पर इंसान के लिए अनंत ही सबसे बड़ा सोर्स है हैप्पीनेस का। अगर इंसान अनंत को समझता है, अनंत क्या है? गॉड, भगवान इज द मतलब इंसान अगर सच्चाई, ट्रूथ अनंत है, तो सच्चाई अनंत है, गॉड, सच्चाई, इन सबको एक ही रूप में देखा जाता है। ट्रूथ इज द गॉड, गॉड इज द ट्रूथ। तो है ना, जो अगर इंसान इन्फिनाइट यानी अनंत को समझता है ना, तो एक्चुअली उसको सच्चाई, उसको हैप्पीनेस मिल सकती है, उसको खुश रह सकता है, क्योंकि इन्फिनाइट ही हैप्पीनेस का सच्चा स्रोत है, सोर्स है। अब देखो, यूरोप हैज कम टू फेस विद इन्फिनाइट। यूरोप ने एक तरह से इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सटेंशन द डोमेन ऑफ एक्सटर्नल नेचर, मतलब यूरोप ने एक तरह से क्या किया है, वो अनंत का सामना किया है उसने। यूरोप एक बात समझ गया कि डेवलपमेंट, प्रोग्रेस का कोई अंत नहीं है, इन चीजों का कोई अंत नहीं है, आप इसके नाम पे पूरे दुनिया को नष्ट कर दोगे। तो उसने इस चीज का फेस टू फेस एक तरह से साक्षात्कार तो किया ही, अभी समझ तो आ ही गया इनको कुछ हद तक कि ये कहाँ बढ़ रहे हैं। आई डू नॉट क्राई डाउन द मेटेरियल वर्ल्ड, मैं मेटेरियल वर्ल्ड को एक तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि जो मेटेरियल वर्ल्ड है, मतलब जो ये संसार है, धन दौलत पैसा संपत्ति, मैं इस मेटेरियल वर्ल्ड को एक तरह से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत है इसकी भी। आई फुली रियलाइज दैट दिस इज द नर्स एंड क्रेडल ऑफ द स्पिरिट, मैं ये समझता हूँ कि यह एक तरह से नर्स एंड क्रेडल है स्पिरिट, यानी आत्मा को डेवलप करने के लिए हमें इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। ये सब एक क्या बोलते हैं, क्रेडल मतलब पालना, और नर्स मतलब कोई जो पाल पोस के बड़ा करे, मतलब आपका ध्यान रखे। तो मैं फुली तरह समझता हूँ कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये क्या है, एक नर्स है और एक क्रेडल, एक पालने की तरह है हमारी स्पिरिट के लिए, हमारी आत्मा के लिए, जो हमें डेवलप, विकसित होने में मदद करेगा। बट देखो, बाय अचीविंग द इन्फिनाइट इन द हार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड यू हैव मेड दिस वर्ल्ड मोर जेनरस देन इट एवर वाज। अब बाय अचीविंग द इन्फिनाइट इन द हार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में, अगर आप इन्फिनाइट, उस अनंत चीज को अपने दिल में बसा लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, उस अनंत तत्व को या उस चीज को आप समझ लेते हैं, अपने दिल में बसा लेते हैं ना इस भौतिक संसार के अंदर, तो क्या होगा, यू हैव मेड दिस वर्ल्ड मोर जनरस देन इट एवर वाज। तो एक तरह से आपने, इसका मतलब है आपने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इस संसार को और भी अच्छा बनाने में। मतलब जब अगर आप मटेरियल वर्ल्ड को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, परंतु साथ में उस इन्फिनाइट तत्व को भी समझ लेते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, एक तरह से संसार बहुत अच्छा हो जाएगा। बट मियरली कमिंग टू ए रिच फैक्ट डज नॉट गिव अस राइट टू ओन इट। द ग्रेट साइंस विच यू हैव डिस्कवर्ड स्टिल अवेट्स योर मेरिटिंग। परंतु केवल एक सत्य को जान लेना, इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट गिव अस राइट टू ओन इट, कि वो हमारा हो गया है। देखो, हमने साइंस से कोई चीज का आविष्कार कर दिया, परंतु उस आविष्कार करने, जैसे उदाहरण के तौर पर डायनामाइट बनाया गया, डायनामाइट बनाया तो किस पर्पज से था, आज तो उससे बम बन गए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, देशों को तबाह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना। तो
कोई चीज आपने जान ली, केवल जान ली या खोज निकाली, केवल उस चीज का सच पता लगा लेना ही पर्याप्त नहीं होता। मतलब वही चीज ऐसा कर दिया सिर्फ कि आपकी हो जाएगी, वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल किसी चीज का पता लगाने से वो चीज आपकी नहीं होती। आपकी कब होगी? जब आप उसे एक तरह से सही मायने में उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके गुण दोष सबको समझ के इस्तेमाल करते हो, तभी वो चीज आपकी होगी, वरना वो आपकी नहीं होगी, वो तो आपकी दुश्मन बन जाएगी। जैसे कि मैंने डायनामाइट का उदाहरण दिया है ना, बनाया तो किस काम के लिए था और कहाँ हो गया, एक तरह से वो आपकी थोड़ी रही, तो आपके अगेंस्ट में आ गई है। इंसान इंसान को मार रहा है ना। तो देखो, द ग्रेट साइंस विच यू हैव डिस्कवर्ड स्टिल अवेट्स योर मेरिटिंग। ये जो ग्रेट साइंस, ये जो महान जो विज्ञान है, विच यू हैव डिस्कवर्ड, जिसको तुमने डिस्कवर किया, यूरोप के लिए बोल रहा है, जिसको तुमने डिस्कवर किया, खोजा है, स्टिल अवेट्स योर मेरिटिंग, अभी भी तुम उसका फायदा नहीं देगा। अभी भी वो विज्ञान है ना, वो वेट कर रहा है कि तुम सही चीज को समझो, उसको समझो ढंग से, उसके मेरिट, उसको गुणों को समझो उस साइंस के। थ्रू वॉट यू हैव गेन्ड आउटवर्डली यू में बिकम सक्सेसफुल। तुमने अभी तो सिर्फ बाहरी तौर पे ही समझा है उसको, और उस बाहरी तौर पे तुमने कुछ सक्सेस प्राप्त करी है उसकी मदद से। तुमने आउटवर्डली यू में बिकम, तुमने एक बाहरी तौर पे उसको प्राप्त किया है, और उससे तुम्हें एक थोड़ी थोड़ी सक्सेस भी मिली है, तुम सक्सेसफुल भी रहे हो। बट यू में मिस ग्रेटनेस इन स्पाइट ऑफ द सक्सेस। परंतु तुम उस महानता को कभी अचीव नहीं कर पाओगे इस सक्सेस की मदद से। मतलब इस सक्सेस के बावजूद भी वो महानता तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे जो तुम कर सकते हो अगर तुम इस साइंस को सही तरह से समझते हो, तो कि ये सही तरह से कैसे इस्तेमाल की जानी चाहिए। तुम गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, बम बनाओगे, टैंक बनाओगे, और लड़ाकू विमान बनाओगे, गोलियां बंदूक बनाओगे, फिर दूसरे देश पे दागोगे, दूसरे इंसान को मारोगे। तुम ऐसे काम, मतलब साइंस को ऐसे इस्तेमाल करके, तो तुम साइंस को, साइंस इंसान का ही दुश्मन, खुद ही के अगेंस्ट में कर रहे हो। तुम उसे अपना नहीं रहे हो, तुम उसे अगेंस्ट में ले जा रहे हो खुद के, एक तरह से। तो बिकॉज यू हैव strenuously cultivated your mind in Europe, because of your accuracy of observation and the development of your reasoning faculties, these discoveries you have undoubtedly deserved। देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुमने बहुत ही कठोर परिश्रम किया है, और उससे तुमने अपने दिमाग में strenuously cultivated your mind in Europe, तुमने जो यूरोप के अंदर अपने दिमाग को जो मतलब डेवलप किया है, विकसित किया है बहुत मेहनत से, और तुम्हारी जो ये एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योर रीजनिंग फैकल्टीज, जो तुम्हारे सोचने की जो समझ जो है ना, वो जो बड़ी है, डेवलपमेंट, उसका जो विकास हुआ है तुम्हारी समझ का, तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन का जो विकास हुआ है, तुम चीजों को जो उन पे मतलब गौर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, यानी तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है, जिसके बल पे तुम चीजों को समझ पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उनको देख पा रहे हो, फिर समझ पा रहे हो, और फिर उससे तुम फायदा ले पा रहे हो। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि तुमने अपने दिमाग पर बहुत काम किया है। तुमने दीज डिस्कवरीज यू हैव अनडाउटेडली डिजर्व, तुम इन डिस्कवरीज, इन जो तुमने खोजें की हैं, तुम इनके पक्के हकदार हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जितना तुमने अपने माइंड पे काम किया, इसमें तुमने नॉलेज प्राप्त करी, फिर दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फिर तुमने उसके बाद में चीजें बनाई, चीजों का विकास किया, मतलब तुमने नई नई खोज की, तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने जब इतनी मेहनत करी तो ये तुम तो डिजर्व करते हो इन चीजों को। बट डिस्कवरीज हैव टू बी रियलाइज्ड बाय ए कंप्लीट ह्यूमैनिटी। परंतु जो ये खोजें हैं ना, इसको एक संपूर्ण मानवता जब तक इनका सही तरह इस्तेमाल नहीं करे ना, तब तक वो डिस्कवरीज काम की नहीं है। मतलब मानवता, ये जो डिस्कवरीज है ना, हैव टू बी रियलाइज्ड बाय ए कंप्लीट ह्यूमैनिटी। एक संपूर्ण मानवता के द्वारा पहले इन डिस्कवरीज को समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से मानवता की मदद कर सकती हैं। नोइंग हैज टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल ऑफ बीइंग। सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, जानने के अलावा कंट्रोल ऑफ बीइंग, मतलब बिफोर ट्रूथ कैन बी फुली ऑनर्ड, मतलब आपको पहले नोइंग हैज टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल ऑफ बीइंग, यानी कि नॉलेज को कंट्रोल रखना पड़ेगा। पहली बात तो इंसान नॉलेज इस्तेमाल करते ही तुरंत ही उसको नेगेटिव वे में इस्तेमाल करने लग जाता है, नकारात्मकता से। मतलब आपके पास, वो बोलते हैं ना, फेमस एक कोट है कि अगर, अब्राहम लिंकन का ही कोट है कि अगर आपको किसी इंसान का चरित्र, कैरेक्टर टेस्ट करना है तो उसको शक्ति दो। जब तक इंसान के पास शक्ति नहीं है ना, तो वो पावरलेस है, तो पावरलेस है तो वो कुछ करेगा नहीं। जिस इंसान के पास शक्ति नहीं हो तो वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता। अब जो शक्ति दे दोगे तब पता चलेगा कि सही चरित्र क्या है इंसान का। अगर वो बुरा काम करता है शक्ति को इस्तेमाल करके तो वो बुरा है, और अच्छा काम करता है तो अच्छा है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास डिस्कवरीज, तुमने खोज करी, तुम्हारे पास चीजें हैं, परंतु नोइंग हैज टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल ऑफ बीइंग, कि तुम्हारी जो नॉलेज है ना, ये पहले कंट्रोल में लानी पड़ेगी तुम्हारे खुद। तुम्हें पहले अपने दिमाग में, मतलब इस नॉलेज से तुम्हें बनाना क्या है, इस नॉलेज का तुम्हें इस्तेमाल कैसे करना है, तुम्हें पहले उस चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इस नॉलेज पे कंट्रोल करना पड़ेगा तुम्हें। बिफोर ट्रूथ कैन बी फुली ऑनर्ड, मतलब जो सच्चाई है उसका तुम सम्मान कर सको, उसे ऑनर कर सको, यानी तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है तुम उसे ऑनर कर सको, उससे पहले तुम्हें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑनर तो तुम बाद में करोगे, उसका तुम इस्तेमाल बाद में करोगे, पहले तो तुम अपने दिमाग पे कंट्रोल करो कि तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, इस ज्ञान से तुम कुछ गलत काम मत करो।
but our being, the fundamental reality in the human world with which all our truth have to be brought into harmony at any cost, is not within the domain of science. देखो अब आगे बोल रहे हैं कि बट आवर बीइंग पर जो हमारे जो लोग हैं ना, द फंडामेंटल रियलिटी इन द ह्यूमन वर्ल्ड, की एक आधारभूत सच है इंसानी जीवन, मतलब इंसानी संसार के अंदर एक आधारभूत सच है, क्या है वो, विद विच ऑल आवर ट्रूथ्स हैव टू बी ब्रॉट इनटू हार्मनी एट एनी कॉस्ट, इज नॉट विद इन द डोमेन ऑफ साइंस। और वो सच ऐसा है जो साइंस के फील्ड का नहीं है, मतलब वो सच बाहर का है। ट्रूथ व्हेन नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड टर्न्स बैक ऑन अस टू डिस्ट्रॉय। तो सच ये है कि अगर आपने सच्चाई को सही तरह से ट्रीट नहीं किया है ना, तो वो आपके खिलाफ चली जाएगी, टर्न्स बैक ऑन अस टू डिस्ट्रॉय, और हमको नष्ट कर देगी, मतलब हमको नष्ट करने के लिए हमारे खिलाफ चली जाएगी। अगर आपने सच्चाई को देखो, ट्रूथ की बहुत फॉर्म है, ट्रूथ को आप नॉलेज के रूप में देख सकते हो, ट्रूथ को आप गॉड के रूप में देख सकते हो, ट्रूथ को आप किस भी फॉर्म में, मतलब सच्चाई ऐसी चीज जो कि अनंत है, इन्फिनाइट है, वो ट्रूथ है। तो वो बोल रहे कि अगर सच को आपने ढंग से समझा नहीं ना, प्रॉपरली उसके साथ में आपने व्यवहार नहीं किया सच के साथ में, तो सच आपको तबाह कर देगा। योर वेरी साइंस इज दस बिकमिंग योर डेस्ट्रॉय। और तुम्हारी ये जो साइंस तुमने खोजी है ना, यही तुम्हारा मतलब सर्वनाश कर रही है। अभी फिलहाल तुमने देख ही लिया, तुम्हारा पूरा यूरोप जल रहा है इस वक्त, पूरे यूरोप में तबाही मची हुई है। इफ यू हैव एक्वायर्ड ए थंडरबोल्ट फॉर योर सेल्फ, यू मस्ट अर्न द राइट आर्म ऑफ ए गॉड टू बी सेफ। अगर तुमने एक थंडरबोल्ट मतलब बिजली का वार, एक्चुअली थंडरबोल्ट गॉड का बाइबल में, जो बाइबल का धार्मिक ग्रंथ है क्रिश्चियंस का, उसमें थंडरबोल्ट एक्चुअली भगवान का हथियार है जिससे वो वार करता है। थंडरबोल्ट मतलब बिजली। तो बोल रहा अगर तुमने थंडरबोल्ट की पावर एक्वायर कर लिए, प्राप्त कर लिए, तो यू मस्ट अर्न द राइट आर्म ऑफ ए गॉड टू बी सेफ। तो तुम्हें भगवान का सीधा हाथ भी प्राप्त करना पड़ेगा सुरक्षित रहने के लिए। मतलब कहने का मतलब सिर्फ पावर, थंडरबोल्ट तुम्हारे पास में शक्ति आ गई, ठीक है, यानी तुम थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर सकते हो, तुम बिजली गिरा सकते हो, ठीक है, तुम बिजली गिराने की कोशिश करो, जैसे तुमने गिराने की कोशिश करी, तुम्हारा हाथ जल के राख हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में शक्ति तो आ गई है, पर उस शक्ति को इस्तेमाल करने की भुजा कहाँ है? वो भुजा तो भगवान की भुजा चाहिए तुम्हें, बिल्कुल वैसी, जो उस शक्ति को झेल तो सके इस्तेमाल करने से पहले। तो वही चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास में नॉलेज तो आ गई है, पर उस नॉलेज को इस्तेमाल करने के लिए वो समझ कहाँ है? तुमने नॉलेज तो गेन कर लिया, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ तो लाओ। वही चीज के लिए बोल रहे हैं ये कि तुम्हें थंडरबोल्ट तो प्राप्त कर लिया, पर उस थंडरबोल्ट को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए भगवान की भुजा चाहिए। यू हैव फेल्ड टू कल्टिवेट दोज क्वालिटीज। तुम उन अभी तक वो क्वालिटीज पैदा नहीं कर पाए खुद के अंदर, तुम फेल हो गए हो। यूरोपियन से बोल रहा है तुम फेल हो गए हो, तुम खुद के अंदर वो क्वालिटीज पैदा नहीं कर पाए हो, विच वुड गिव यू फुल सोवरन राइट ओवर साइंस एंड देयरफॉर यू हैव मिस्ड पीस। जो वो क्वालिटीज जो तुम्हें साइंस के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का मतलब एक तरह से पूरा वो पावर देगी। मतलब तुम साइंस को सही तरह समझ पाओगे ना, तभी तुम उसे अपना पाओगे। अभी तक तुमने साइंस को अपनाया नहीं सही तरह से, तुमने सिर्फ साइंस कुछ प्राप्त करी है, उससे कुछ चीजें बनाई है, परंतु तुमने साइंस को सही तरह समझा नहीं है, इसलिए तुमने अभी तक उसको अपनाया नहीं है। तुम अपना नहीं पाए हो, सिर्फ तुमने बाहरी तौर पे उसको देखा है, बाहरी तौर पे इसका इस्तेमाल किया है, उसको समझ के उसको अभी तक अपनाया नहीं है। तो ये इसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि तुम अभी तक वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाए हो, विकसित नहीं कर पाए हो, तुम उन क्वालिटीज को विकसित करने में फेल हो गए हो। कौन सी क्वालिटीज? जो तुम्हें विच वुड गिव यू फुल सोवरन राइट ओवर साइंस, वो जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे तुम्हें अधिकार देंगी, वो क्वालिटीज तुम्हें अधिकार देंगी साइंस को अपने कब्जे में करने का, उस पर अधिकार जमाने का। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज अभी तक नहीं आई हैं जो साइंस पे अधिकार जमा सकें, और इसी वजह से तुम्हारे यहाँ पर साइंस शांति भी नहीं आई अभी तक। देयरफॉर यू हैव मिस्ड पीस, तुम शांति खो चुके हो। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तुमने साइंस को ढंग से अपनाया ही नहीं है, साइंस का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तुम उसे समझे ही नहीं हो, तो तुमने गलत इस्तेमाल किया, फिर तुमने उसका, और गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारे यहाँ शांति फैल गई है, युद्ध में तुम लिप्त हो गए हो, है ना। युद्ध में ही नहीं, बाकी चीजें भी, एक इंसान की दूसरे इंसान तुम नॉर्मल बुराई, डे टू डे लाइफ में बुराई, डे टू डे लाइफ में आप किसी दूसरे इंसान के प्रति कैसा व्यवहार करते हो, वो सब जगह साइंस का दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से। तो देखो क्वाइट नहीं, यू क्राई फॉर पीस, तुम एक तरफ तो शांति के चिल्लाते हो, एंड ओनली बिल्ड अनदर फ्राइटफुल मशीन, और दूसरी तरफ आप क्या करते हो, एक दूसरी खतरनाक मशीन बना देते हो। एक तरफ तो शांति चलाते हो, ये शांति मतलब शांति के समझौते करेंगे हम, शांति की मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो शांति बनाए रखेगी दुनिया में, और दूसरी तरफ तुम मशीन बना देते हो, एक अशांति फैलाने वाली पूरी एक भयानक मशीन बना देते हो, मतलब कोई नया हथियार बना देते हो, सम न्यू पावरफुल कॉम्बिनेशन, कोई एक नया ही जोड़ बना दिया तुमने, तो कोई नया कॉम्बिनेशन अपना लिया, कुछ नया ही मतलब डिस्कवर कर दिया, नई खोज कर दी तुमने, जो और भी ज्यादा शक्तिशाली है पहले से। अब तुम उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे तुम, और फिर उसका भी दुरुपयोग होगा बाद में। क्वाइट मे बी इम्पोज्ड बाय आउटवर्ड कंपल्सन फॉर ए टाइम, बट पीस कम्स फ्रॉम द इनर स्पिरिट।
कुछ थोड़े टाइम के लिए तो तुम्हें भारी तौर पे पीस स्टैब्लिश हो सकती है, ठीक है, भारी तौर पे इंसान के ऊपर कंट्रोल करके पीस को स्टैब्लिश किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। क्वाइट मे बी इम्पोज्ड बाय आउटवर्ड कंपल्शन फॉर ए टाइम, एक थोड़े समय के लिए आपको दबाव में रख के शांति लाई जा सकती है, परंतु बट पीस कम्स फ्रॉम द इनर स्पिरिट, फ्रॉम द पावर ऑफ सिंपैथी, फ्रॉम द पावर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस, नॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर शांति सही तौर पे कहां से आती है? अंदरूनी आत्मा से आती है, अंदरूनी इनर स्पिरिट, अंदरूनी आत्मा से आती है। शांति कोई दबाव से नहीं आती है। शांति कहां से आती है? सिंपैथी, दूसरी तरफ सहानुभूति रखने की शक्ति से आती है। शांति कहां से आती है? सेल्फ सैक्रिफाइस की शक्ति रखने से, जहां आप खुद का बलिदान कर सको, ऐसी शक्ति हो तो आप शांति ला सकते हो, नॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन बनाने से शांति नहीं आती है कि आप संगठन बना दिया शांति को, मतलब शांति फैलाने के लिए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया। क्यों बनाया? कि हम आपस में कोई मुद्दा होगा तो मतलब ऐसे कोई इशू क्रिएट होगा दो देशों के बीच में, कई देशों के बीच में, तो हम वहाँ सुलझा लेंगे बातचीत करके। ऐसे शांति नहीं स्टैब्लिश होगी। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए दबाव बना के, एक देश को दबाव में रख के दूसरे देश, एक देश पे दबाव बना के उससे कुछ टाइम के लिए तो शांत रख सकते हैं, परंतु हमेशा के लिए शांत नहीं रख सकते। उदाहरण के तौर पर देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के ऊपर कितनी ज्यादा बंदिशें लगा दी थी यूरोपीय देशों ने, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह ने कितनी ज्यादा, फ्रांस वगैरह कितनी बंदिशें लगा दी थी। कितने दिन जर्मनी शांत रहा? कितने दिन दबा रहा? मुश्किल से 1.5 दशक, 1 दशक, मुश्किल से 1-1.5 दशक। 1936 के बाद तो दोबारा से उसने शांति फैलाना शुरू कर दी और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया। तो वही है कि आप किसी पर दबाव बना के थोड़ी देर के लिए शांति ला सकते हो, हमेशा के लिए नहीं ला सकते। हमेशा की शांति कब आएगी? जब अंदरूनी तौर पे शांति लाओगे, तो आप सिंपैथी की भावना रखोगे, सेल्फ सैक्रिफाइस की भावना रखोगे। ऑर्गेनाइजेशन से शांति नहीं आती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, आई हैव ग्रेट फेथ इन ह्यूमैनिटी, की मानवता में मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है। लाइक द सन इट कैन बी क्लाउडेड, जैसे कि सूरज की रोशनी को बादल ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे मानवता को भी ढका जा सकता है थोड़ी देर के लिए। मानवता मतलब बुराई मानवता को दबा सकती है थोड़ी देर के लिए, बट नेवर एक्सटिंग्विश, पर हमेशा मिटा नहीं सकती कभी भी। जिस तरह सन को बादल मिटा नहीं सकते, बुझा नहीं सकते, उस तरह से मानवता भी बुझ नहीं सकती। आई एडमिट दैट एट दिस टाइम व्हेन द ह्यूमन रेसेस हैव मेट टुगेदर एज नेवर बिफोर, द बेसर एलिमेंट्स अपीयर प्रीडोमिनेंट। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर बोलता है, आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ, दैट एट दिस टाइम, इस समय पे, व्हेन द ह्यूमन रेसेस हैव मेट टुगेदर एज नेवर बिफोर, जब इंसानी रेसेस, जो इंसान मतलब अलग अलग तरह के जो इंसान, रेसेस का मतलब यहाँ पर वो ये कि भाई यूरोपियन रेस, इंडियन रेस, मतलब जो सभी जो इंसान हैं वो एक जगह मेट टुगेदर, इकट्ठे हुए हैं। पहले कभी इकट्ठे नहीं हुए वैसे अभी इकट्ठे हुए हैं, परंतु द बेसर एलिमेंट्स अपीयर प्रीडोमिनेंट, पर अभी भी जो है ना इंसान के अंदर जो छोटी सोच, मतलब जो ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, सब स्टैंडर्ड बेसर एलिमेंट, वो अभी भी प्रीडोमिनेंट है। यानी कि ये समझ लो, ऐसे तत्व जो कि इंसान को बुराई की तरफ ले जाते हैं या फिर गलत रास्ते पे ले जाते हैं, वैसे तत्व अभी भी इंसान के ऊपर हावी हैं। भले ही इंसान इकट्ठा हो गया है, मतलब ये एक तरह शांति बनाए रखने के लिए इकट्ठा हो गया है, एक संगठन बना रहा है, परंतु वो तत्व इंसान के मतलब आत्मा के अंदर अभी भी बुरे तत्व व्याप्त हैं। वही मतलब ज्यादातर प्रीडोमिनेंट है, कब्जा किए हुए हैं। द पावरफुल आर एक्सल्टिंग एट द नंबर्स ऑफ देयर विक्टिम। अब क्या हो रहा है कि जो शक्तिशाली लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की कहानी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ था, जो देश हार गए थे उनपे बहुत सारी उनको एक तरह पनिशमेंट दी गई। विजेता देशों ने, जो विक्टोरियस जो कंट्रीज थे ना, जो लोग मतलब जो कंट्रीज जीत गए थे, उन्होंने हारने वाली कंट्रियों पे बहुत सारे रोक टोक लगाई और उनको एक तरह सजा दी। तो ये बोल रहा है कि जो विक्टिम्स हैं, जो हारने वाले हैं ना, उनके ऊपर पावरफुल लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें ला रहे हैं, उनके ऊपर एक तरह से उनके अंग अंग को उनको छिन्न भिन्न कर रहे हैं, एक तरह से ये समझ लो, छिन्न भिन्न कर रहे हैं। They take the name of science to cultivate the school by superstition that they have certain physical science indicating their eternal right to rule, as the explosive force of earthquake by once might have claimed with enough of evidence its never ending sway over the destiny of this earth, but they in turn will be disappointed। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो पावरफुल देश जो जीत गए हैं, ये पावरफुल लोग हैं जो जीत गए हैं, वो साइंस का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे हैं, एक स्कूल बॉय की तरह, जैसे स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है, वैसे एक अंधविश्वास फैला रहे हैं, सुपरस्टिशन फैला रहे हैं। किस चीज़ का सुपरस्टिशन? ये सुपरस्टिशन कि भाई हम लोगों में कुछ ऐसा स्पेशल है कि हम राज करने के लिए बने हुए हैं, हम गोरे लोग हैं, हम आर्यंस हैं, हम राज करने के लिए बने हुए हैं। ये लोग गुलामी के लिए, ये गुलाम रहने के लिए बने हुए हैं। तो मतलब हम लोग खुद को कुछ चीज़ों में ऐसे सुपीरियर बना रहे हैं कि हम एक तरह से खुद का एटर्नल राइट, मतलब कुछ फिजिकल साइंस, कुछ शारीरिक तौर पे ऐसे कुछ खुद के साइन दिखाते हैं, हम गोरे हैं, हम वैसी सभ्यता के, हम उस रेस के हैं ना, तो हम खुद के
कुछ शारीरिक सिंबल साइंस की मदद से हम ये इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा करते हुए बता रहे हैं कि भाई रूल करने का एटर्नल राइट तो हमारा है। एज एक्सप्लोसिव फोर्स ऑफ, जिस तरह से अर्थक्वेक पहली बार आया होगा इस दुनिया में, जब पहली बार भूकंप आया होगा तो उसका क्या आधिपत्य रहा होगा, उसने क्लेम किया होगा भूकंप ने कि भाई मैं तो पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि मेरी सबसे बड़ी शक्ति तो मेरी है, परंतु ऐसा थोड़ी ना है, केवल भूकंप सबसे शक्तिशाली थोड़ी ना है। भूकंप आता है फिर भी इंसान जिंदा तो रहता है ना, टिका है अभी भी। तो मतलब ये है कि जिस तरह से भूकंप को गलत फहमी है ना कि वो पृथ्वी को तहस नहस कर सकता है, उसी तरह से इन लोगों को भी गलत फहमी है जो खुद के शारीरिक तौर पे कुछ ऐसी चीजों को हाईलाइट करके वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो राज करने के लिए बने हुए हैं, हम तो वो लोग हैं, हम तो उस रेस के लोग हैं, हम तो राज करने के लिए बने हुए हैं, ये लोग गुलाम रहने के लिए बने हुए हैं। तो ऐसी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोग आखिर में डिसअपॉइंटेड होंगे, निराश होंगे वो लोग जो ऐसा सोच रहे हैं। There is the cry of the past that is already existed, a past that has thrived upon the exclusive spirit of national individualism, which will no longer be able to keep the balance in its perpetual disharmony with its surroundings. अब देखो कि एक आवाज, there is a cry, मतलब पास्ट में एक आवाज बहुत बुलंद थी, वो बुझ चुकी है, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, वो थक चुकी है, थकार के चुप हो गई, वो आवाज अब निकलती नहीं है। A past that has thrived upon the exclusive spirit of national individualism, एक पास्ट, एक भूतकाल, एक पास्ट में एक समय था जब वो पास्ट किस पे चलता था, नेशनल इंडिविजुअलिज्म, एक इंसान के मतलब व्यक्तिवाद की धारणा पर वो पास्ट जीता था, मतलब चलता था। which will no longer be able to keep the balance in its perpetual disharmony with its surrounding, वो पास्ट अब बैलेंस नहीं बना सकता, मतलब एक व्यक्तिवाद के आधार पे अब राष्ट्र मतलब शांति नहीं बनाई जा सकती, एक बैलेंस नहीं बन सकता, क्योंकि अब क्या हो रखा है, परपेचुअल डिसहार्मनी, अब चारों तरफ सराउंडिंग्स यानी चारों तरफ क्या हो चुका है, एक तरह से डिसहार्मनी फैली हुई है। डिसहार्मनी का मतलब होता है असामंजस्य, मतलब डिसहार्मनी का मतलब क्या होता है, असामंजस्य, यानी कि मतलब आप सामंजस्य नहीं बिठा सकते, किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। अभी क्या हो चुका है, परपेचुअल डिसहार्मनी, एक तरफ मतलब लगातार असामंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है। इंसान दूसरे इंसान के साथ में बराबर तौर पे रहना नहीं चाहता, उसके साथ में इंसान की बनती नहीं है, एक इंसान की दूसरे इंसान में बनती नहीं है, देशों की आपस में बनती नहीं है। तो ऐसा वातावरण बना हुआ है, इसलिए जो पहले व्यक्तिवाद के ऊपर एक इंसान का फायदा देखते हुए इंडिविजुअलिज्म की जो थ्योरी चलती थी कि हाँ इंसान का विकास करो सबका विकास होगा, वो थ्योरी अब काम नहीं करती है, क्योंकि अब इंसान एक तरह से दूसरे इंसान की मतलब मानता नहीं है, दूसरे इंसान का भला नहीं सोचता वो एक तरह से। ओनली दोज रेसेस विल प्रॉस्पर, अब देखा जाए तो केवल वो रेसेस यानी वो जातियां ही आगे बढ़ पाएंगी फॉर द सेक ऑफ देयर ओन परफेक्शन एंड परमानेंट सेफ्टी, जो खुद के परफेक्शन और परमानेंट सेफ्टी मतलब वो खुद की सेफ्टी के लिए यानी खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो रेडी होंगी। किस चीज के लिए रेडी होंगी, कल्टिवेट द स्पिरिचुअल मैग्नानिमिटी ऑफ माइंड, यानी कि एक तरह से माइंड में वो मैग्नानिमिटी डेवलप करेंगे। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता एक तरह से। तो मतलब जो जातियां खुद के अंदर क्या पैदा करेंगी, कल्टीवेट करेंगी, क्या कल्टीवेट करेंगी, स्पिरिचुअल मैग्नानिमिटी ऑफ माइंड, यानी दिमाग में उदारता, धार्मिक उदारता। उसको जब आप उदार बनेंगे, दूसरे इंसान के प्रति उदार बनेंगे, सहिष्णु बनेंगे, है ना, तभी तो आप एक तरीके से खुद का और समाज का विकास कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। अगर आप कट्टरवादी हैं तो सामने वाला आपके खिलाफ कट्टरवादी रहेगा, वो आपको नष्ट करने की कोशिश करेगा, आप उसको नष्ट करने की कोशिश करोगे। इस तरह से तो आपकी सेफ्टी कभी हो नहीं सकती, सीधी सी बात है। तो यानी जो जातियां, जो रेसेज खुद को मतलब परमानेंट सेफ्टी चाहती हैं कि हम हमेशा सुरक्षित रहें, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उदारता लानी पड़ेगी। That enables the soul of man to be realized in the great heart of all races, और जब वो उदारता आएगी ना तभी वो लोग दूसरे लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। सोल ऑफ मैन टू बी रियलाइज इन द ग्रेट हार्ट ऑफ ऑल रेसेस, मतलब सारे जातियों के दिलों में वो जिंदा रहेंगे। वो जाति जिंदा रहेगी जब वो उदारता लाएगी कि हाँ भाई वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। For man to come near to one another and yet to continue to ignore the claims of humanity is a sure process of society। देखो जो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं परंतु इस बात को इग्नोर करते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी जैसी चीज नहीं है, हम ह्यूमैनिटी को नहीं मानते, मानवता को नहीं मानते, वो तो सोसाइटी करेंगे भाई, श्योर प्रोसेस सोसाइटी, वो तो सोसाइटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, वो तो आत्महत्या करना चाह रहे हैं। मतलब जो मानवता पे ध्यान नहीं देंगे ना वो तो मरेंगे मरेंगे। वी आर वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन द स्पिरिट ऑफ द एज विल बी इनकार्नेटेड इन ए कंप्लीट ह्यूमन ट्रुथ एंड द मीटिंग ऑफ मैन विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द यूनिटी ऑफ मैन। हम आज भी वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द टाइम, उस समय का इंतजार कर रहे हैं व्हेन द स्पिरिट ऑफ द एज, जब इस काल की जो आत्मा है विल बी इनकारनेटेड, वो दोबारा जन्म लेगी इन ए कंप्लीट ह्यूमन ट्रूथ, एक पूरी मानव सच्चाई के रूप में जन्म लेगी। एंड द मीटिंग ऑफ मैन विल बी ट्रांसलेटेड इनटू यूनिटी ऑफ मैन, और जब इंसान आपस में मिलेंगे, एक होंगे, तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली इंसान की सच्ची यूनिटी कहलाएगी। मतलब मैं वो बोल रहे हैं कि आज भी उस
टाइम का इंतजार किया जा रहा है जब इंसान सही मायने में एकता लाएगा, वो एक होगा, वो एक दूसरे में भेदभाव नहीं करेगा, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि मैं तो ज्यादा गोरा हूं, मैं तो अच्छी जाति का हूं, तो मेरा तो राज करने का अधिकार है। ऐसा नहीं। जब इंसान भेदभाव करना बंद कर देगा, उदार बनेगा, तब वो जब वो भावनाएं निकल के आएंगी इंसान की, तब वो समय आएगा ना, तभी जाके इंसान सही मानने में क्या होगा, एक हो पाएगा, यूनिटी आ पाएगी। आई हैव कम टू योर डोर सीकिंग द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ। वो इटालियन लोगों से बोल रहा है, इटली वालों से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, सीकिंग द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, आत्मा यानी कि मतलब मानवता की आवाज को ढूंढने आया हूँ कि तुम तो ज्ञान के भंडार के, मतलब तुम तो ज्ञान के भंडार हो, तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, तुम तो यूरोप हो, तुमने तो ज्ञान को पैदा किया है, तुम तो बहुत ज्ञानी लोग हो, तुम ज्ञानी लोगों के अंदर मानवता की आवाज को ढूंढने आया हूँ, which must sound its soulman challenge and overcome the clamor of the greedy crowd of slave drivers। और उस मानवता की आवाज को एक्चुअली वो आवाज चैलेंज करनी चाहिए, मतलब वो मानवता की आवाज चैलेंज करे, किसको चैलेंज करे, वो ग्रीडी क्राउड ऑफ स्लेव ड्राइवर्स, जो ये ऐसे लोग हैं ना जो दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलामी करके ही वो मतलब गुलाम बना के दुनिया को चलाना चाहते हैं, ऐसे ग्रीडी लालची लोगों की जो भीड़ है ना, उसको शांत करे, उसको ओवरकम करे, उस पर कंट्रोल करे, उस पर जीत प्राप्त करे। मतलब मैं उस आवाज को ढूंढने आया हूँ। Perhaps it is already being uttered in the whispers behind the closed doors and will grow in volume till it bursts forth in a thundering cry of judgment and the vulgar shout of brute force is silenced now। तो बोल रहे कि perhaps शायद वो आवाज अभी ऑलरेडी धीरे धीरे दरवाजों के पीछे बुदबुदाने जैसी तो हो गई है, मतलब धीरे धीरे आने लग गई है, यानी धीरे धीरे लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, धीरे धीरे लोग कि भाई हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, हम तो बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे इस बारे में बात करने लगे अभी, पर ये बातें अभी दरवाजे के पीछे हो रही हैं, क्लोज डोर्स के बिहाइंड, एंड विल ग्रो इन वॉल्यूम, और धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ेंगी, टिल इट बस्ट फोर्थ इन थंडरिंग क्राई ऑफ जजमेंट, जब तक एकदम लास्ट में एक फाइनली जोरदार आवाज के साथ में एक निर्णय आएगा। और वो निर्णय क्या होगा, वो निर्णय क्या करेगा, वो सारी की सारी जो बुराई से भरी हुई जो ताकतें हैं उनकी आवाज को एक तरफ से दबा देगा, साइलेंस कर देगा। द वल्गर शाउट ऑफ ब्रूट फोर्स इज साइलेंस इन नाउ, एकदम जो वल्गर शाउट ऑफ ब्रूट फोर्स यानी कि जो ऐसी अनकंट्रोल्ड शक्तियां हैं उनकी आवाज को एक तरफ से दबा देगा और नष्ट कर देगा। तो मतलब मैं उस समय का वेट कर रहा हूँ जब वो आवाज बाहर निकल के आएगी, वो मानवता की आवाज, और वो इस संसार में फैलेगी और ऐसे लोगों की आवाज को दबा देगी जो इस संसार को एक तरफ से गुलाम बना चाहते हैं, बुराई की तरफ ले जा रहे हैं। तो देखो ये अपना ऐसे था, मैंने आज ये कंप्लीट करवा दिया, वैसे तो लंबा हो गया लेक्चर पर ठीक है, मैंने आज ये कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना, मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा इसी लेक्चर पर, उसमें मैं आपको इसकी थीम्स है ना, कुछ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी ऐसे के ऊपर ही होगा वो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे थीम्स क्या है, क्या सेंट्रल आइडिया है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या मैसेज दे रहे हैं इसमें, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर क्या बन सकते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।